नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अगली क्लास में जिसका नाम है आई लव सुंडा सीरीज। और जहां पर आपको छोड़ा था वहीं से हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास जो हमारी है भाई साहब, ये भी हमारी फसलों में ही है। दलहनी फसल में हम लोग चना को कंप्लीट किए थे कल, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरहर के बारे में। तो भाई साहब, अरहर हमारी बहुत बढ़िया क्रॉप होती है। क्यों बढ़िया क्रॉप होती है? क्योंकि अरहर जो है भाई साहब हम बहुत खाते हैं, हमको अच्छी लगती है इसलिए। तो आप कहोगे अरहर को और क्या कहते हैं हम लोग, तो अरहर को बहुत नामों से जानते हैं हम लोग। पिजन पी भाई साहब इसका क्या है, इंग्लिश नेम है, पिजन पी बोल देते हैं। और क्या कहते हैं, और इसको रेड ग्राम कह देते हैं। होती पीली पीली है भाई साहब, दुकान पे जाओगे पीली दाल बोलोगे और मिलेगी आपको ये रेड ग्राम नाम से अंग्रेजी में। भाई साहब ना लाल इसमें कुछ होता है ना कुछ, पता नहीं क्यों रेड ग्राम नाम रख दिए। मन था उनका रखने तो रेड ग्राम रख दिए। इसके बाद भाई साहब अगर बात किया जाए क्या कहते हैं इसको, भाई पिजन पी क्यों कहते हैं? कह रहे कि भाई साहब पिजन मतलब होता कबूतर। कबूतर की आंख जैसा इसका दाना है, इसलिए इसको हम कहेंगे पिजन पी। हमारा मन है कहने का, कह लो भाई, कौन रोक रहा है। तूर की दाल भी इसको कहा जाता है, अरहर की दाल भी कहा जाता है। साइंटिफिक नेम केजानस कजान माना जाता है। क्या कहा जाता है? केजानस कजान कहा जाता है। तो भाई साहब इसके अलावा अगर बात किया जाए तो दालों, जितनी दालें हैं हमारी, इन दालों भर में सूखा को सहने की सबसे ज्यादा क्षमता किसमें है? इस अरहरी में है। ड्रॉट टॉलरेंट अमंग पल्सेस, यानी कि दालों में भाई सूखा सहिष्णु जो फसल है, सूखा सह सके, इतनी क्षमता और किसी में नहीं जितनी अरहर में होती है। अच्छा, अरहर के विषय में और एक चीज जान लो, ऑरिजिन इसका क्या है? अफ्रीका। इससे पहले चना पढ़ाया था हमने। चना का ऑरिजिन क्या मैंने बताया था? साउथ वेस्ट एशिया बताया था, जैसा कि मैंने गेहूं का बताया था। चावल इससे पहले जब पढ़ाया था तो उसका ऑरिजिन मैंने बताया था इंडो बर्मा रीजन। और भाई साहब उसके अलावा बहुत सारी चीजें मैंने बताई, जैसे गन्ने का मैंने न्यू गुनिया बताया था। ऐसे बहुत सारी क्रॉप्स में आपको पढ़ा चुका हूं, और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उन चीजों का रिवीजन करना आपकी जिम्मेदारी है। बार बार नेमरा सुंडा किताब लेकर आपको बैठना पड़ेगा, तैयारी करती रहनी पड़ेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना पड़ेगा, लाइक करते रहना पड़ेगा, शेयर करते रहना पड़ेगा, ये तो बताना नहीं पड़ेगा। चलो भाई साहब, तो वैरायटी की अगर बात किया जाए केजानस कजान की, तो वैरायटी इसमें बाई कलर है, जो हमारी क्या है, पेरिनियल है, बहुवर्षीय प्रजाति है। समझ लो जरा। टाल होती है, टाल मतलब लंबी है, मच ब्रांच्ड है, लेट मैच्योरिंग है, 4 से 5 ग्रेन्स पर पॉड आते हैं कॉमनली इन द नॉर्थ इंडिया। केजानस कजान की एक वैरायटी है हमारी जिसका नाम है बाई कलर। केजानस कजान बाई कलर, हमने कहा सालों भर जो है बारहमासी है। कैसी है? पेरिनियल है, लंबी प्रजाति है, शाखाएं बहुत निकलती हैं, देर से पकने वाली प्रजाति है। 4 से 5 दाने एक फली में इसके मिल जाते हैं। भारत में, उत्तर भारत में इसको मुख्यतः उगाया जाता है। दूसरी अगर वैरायटी की बात किया जाए, केजानस कजान वैरायटी है इसकी फ्लेवस। तो मैंने कहा केजानस कजान, पहली मैंने क्या कही? केजानस कजान बाई कलर। दूसरी मैंने क्या कही? केजानस कजान फ्लेवस। तो ये इन्होंने कहा कि ये एनुअल है। भाई जो केजानस कजान बाई कलर थी, बाई कलर, बाई समझ रहे हो, बाई बहुत सारे कलर, 2 कलर, तो बाई कलर है तो पेरिनियल है, बाई कलर है तो पेरिनियल है। कह रहे जब बाई कलर ही नहीं है, फ्लेवस है, तो फ्लेवस कैसी होगी? एनुअल होगी, साल भर में फ्लेवस हो जाएगी। ठीक है, और वो हमारी पेरिनियल थी। अच्छा, सॉल्ट प्लांट उसका लंबा पौधा था। बाई कलर कह रहे बहुत लंबा, भाई बहुत लंबी बात है वो, जबकि फ्लेवर्स हमारा छोटा सा पौधा है। अर्ली मैच्योरिंग, वो लेट मैच्योरिंग थी, अर्ली मैच्योरिंग है। 2 से 3 ग्राम, 2 से 3 दाने इसमें पाए, तो उसमें ज्यादा दाने थे, 4 से 5 दाने थे। मेनली साउथ इंडिया में इसका बुआई किया जाता है सीड पर्पस के लिए, दाने के लिए। ठीक है, चलो भाई साहब ये बात समझो। एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो विश्व भर में क्षेत्र में टॉप पर है भारत, उत्पादन में है टॉप पर भारत। क्लियर? अरहर उत्पादन में भी भारत ही टॉप पर है, क्षेत्र में भी, उत्पादन में भी मलारी और युगांडा सेकंड थर्ड नंबर पे हैं दोनों में, चाहे एरिया की बात कर लो चाहे प्रोडक्शन। यानी इंडिया, मलारी, युगांडा, ये आपको क्रम मिलेगा किसका? अरहर का। भारत में आप देखोगे तो एरिया में महाराष्ट्र टॉप पर है, जबकि उत्पादन में हमारा यूपी टॉप पर है। उत्पादकता में हमारा इसमें बिहार टॉप पर है। तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि भाई साहब क्षेत्र में कौन टॉप पर है? महाराष्ट्र। उत्पादन में उत्तर प्रदेश, और उत्पादकता में बिहार के बाद उत्तर प्रदेश है सेकेंड नंबर पे। भारत में 90% क्षेत्र और 85% उत्पादन वैश्विक आधार पर। अगर देखोगे अरहर के उत्पादन का तो भाई साहब 90% एरिया हमारे यहाँ है, और 85% हम लोग भाई साहब ग्लोबल उत्पादन का अकेले पैदा कर ले रहे हैं। यानी 70% चना हम लोग विश्व भर में जितना चना होता है उसका 70% हम पैदा करते हैं। इसके बाद हम लोग जो है 85% अरहर पैदा करते हैं, फिर भी हमको इतनी महंगी दालें मिल रही, बताओ कैसे काम चलेगा? क्योंकि हमको क्या करना है? कमाई। और हम लोग दाल फिर भी नहीं उगाना चाह रहे हैं, क्योंकि दाल कमाई वाला क्षेत्र है, फिर भी दाल हम लोग क्यों नहीं उगाना चाहते, पता नहीं क्यों। उत्पादन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन भाई साहब कमाई उससे ज्यादा की जा सकती है, अपनी मिट्टी को भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो दालों खेती आप लोग बढ़वाओ थोड़ा सा,
चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बनो, अभी कुछ टेक्निकल असिस्टेंट बनो, वहां पर जाकर प्रचार करो अपने अपने एरियाज में। आपके घर वाले आपकी बात मानने से रहे, तो कम से कम घर वाले नहीं मान रहे, आप कहीं अधिकारी बन के जाओगे, वहां किसानों को समझा के मनवा लोगे, वो बात मान जाते हैं। अच्छा ये समझो जरा तुम, हम अपने घर पे अपने घर वालों को अपनी खेती में अगर इंटरफेयर करके बताएंगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो कहेंगे ऐसा बेकार है, चलो हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, वही बहुत बढ़िया। जबकि वही बात जब हम एज अ टेक्निकल असिस्टेंट कहीं पर जॉब कर रहे हैं, वहां के किसानों को समझाते तो उनको समझ में आता, अरे यार ये साइंटिस्ट हैं, ये वो वही पढ़े हैं, उनकी बात समझ में, हाँ उनको हमारी बात समझ में आएगी, वो अप्लाई कर लेंगे, हमारे घर वाले नहीं करेंगे, हमारे गांव वाले नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो मान ही नहीं सकते। तो यही हाल आपके साथ भी होगा, आपके घर वाले आपकी नहीं सुन रहे, परेशान ना हो, जॉब पाओ, जहां जाओगे जॉब करने, वहां जो समझाओगे लोग समझेंगे और करेंगे भी, फॉलो भी करेंगे, एकदम निश्चिंत रहो। चलो तो बॉटनी की बात किया जाए, डीप रूटेड है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, हाइपोजियल जर्मिनेशन है। कैसा? हाइपोजियल जर्मिनेशन है अरहर में। अच्छा हाइपोजियल जर्मिनेशन चने में भी था। C3 और शॉर्ट डे प्लांट है हमारा, कैसा? C3 शॉर्ट डे प्लांट है। ये हमारा कैसा बेटा? शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे मतलब ये कैसी खरीफ की फसल होगी भाई साहब, खरीफ की होगी, तभी इसमें क्या शॉर्ट डे प्लांट है ये। चलो इसके बाद बात किया जाए वेराइटीज की, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज अगर अरहर की बात करोगे तो दो वेराइटीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अरहर की, उपास 120 और प्रभात। कम अवधि के लिए उपास 120, नाम ही में आपको 120 दिख जा रहा है, इसका मतलब 120 दिन में तैयार हो जा रहा है, इसका मतलब 4 महीने में आराम से एकदम काट लो आप इसको अरहर को। इसके अलावा प्रभात और अर्ली मैच्योरिंग 110 दिन में आप काट सकते हो इसको, ठीक है, 110 से 120 दिन में काट सकते हो, 110 दिन में काटोगे नॉर्मली, प्रभात 110 दिन में तैयार हो जाती है, ठीक है। उपास 120 दिन लेती है, प्रभात 110 दिन में ही तैयार हो जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हमारी अगर बात किया जाए पहली हाइब्रिड क्रॉप, पहली अरहर की हाइब्रिड विश्व भर में उगाई गई थी ICPH8। कौन सी बनाई गई थी? ICPH8। IC फॉर है एक्रीसेट। IC किस से लिया गया है? IC मतलब है एक्रीसेट। एक्रीसेट हमारा कहां है आपको पता होना चाहिए। एक्रीसेट है हमारा पातनचेरी हैदराबाद। फुल फॉर्म क्या होता है भाई साहब? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहां है? हैदराबाद में है। और इसने पहली हाइब्रिड बनाई थी, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ अरहर इन द वर्ल्ड। कौन सी बनाई गई थी? 1991 में ICPH8, ठीक है। PPH4, ICPL 15, ये कुछ और वेराइटीज हैं। मीडियम ड्यूरेशन की अगर वैरायटी की बात किया जाए 150 से 180 दिन में तैयार होने वाली, तो BDN 1 है, BDN 2 है, C11 है। ये एक को इंपॉर्टेंट नहीं आपकी, ये एक इंपॉर्टेंट है मुक्ता। जैसे वहां पर अवरोधी थी, अवरोधी अवरोध करती थी किससे? उकठा से। वैसे भाई साहब अरहर में है मुक्ता, और मुक्ता मुक्त कर देती है किससे? भाई साहब वही बीमारी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, बस पीछे का नाम बदल जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें अरहर में? यूडम। यूडम क्या हो जाएगा? UDUM, यूडम, ठीक है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम यूडम हो जाएगा, और मुक्ता क्या कर देगी? मुक्त कर देगी अरहर को यूडम से, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन जो 180 से 300 दिन तैयार होने में लगा दें, उसमें आती है दावस और पूषा 9 डेज तो लिखा है। पूषा 9 हमारी ऐसी वैरायटी है जो क्या है? लंबी अवधि वाली हमारी प्रजाति है। सीड सोइंग की अगर बात किया जाए, सीड सोइंग, सीड रेट है 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो हमने बताया था चने में 80 से 100 किलोग्राम, और यहां हम बता रहे हैं 12 से 15 किलोग्राम। स्पेसिंग है 60 से 15 सेंटीमीटर, वहां हम बताए थे 30 गुणे 10 सेंटीमीटर। चने में, अरहर में कितनी? 60 गुणे 15 सेंटीमीटर। प्लांट पॉपुलेशन खरीफ में 55,000 प्लांट पर हेक्टेयर होगा। मैंने बताया था खरीफ होगा क्योंकि ये कैसा है? लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है। लॉन्ग डे है इसका मतलब खरीफ में 55,000 हमारे क्या है? प्लांट्स हैं पर हेक्टेयर। प्लांट पॉपुलेशन फॉर विंटर क्रॉप्स, भाई साहब विंटर में अगर लगा दे रहे हो, रबी में भी अगर अरहर लगा दे रहे हो, तो 3.3 लाख प्लांट पर हेक्टेयर यहां पर लगाने पड़ेंगे आपको सर्दियों में। और बुआई का समय हमारा क्या है? फर्स्ट 4 जून। तो भाई साहब खरीफ फसलें कब आप उगाते हो? जून में उगाते हो ना, तो जून में उगाओगे, जून के पहले पखवाड़े में हम लोग इसको लगा देंगे। इसके बाद बात करें, एक चीज ये बहुत बार पूछी जाती है, क्या? हार्वेस्टिंग इंडेक्स। इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर समझ लो जरा। मैंने एक लिस्ट भी आपको दी थी कि जब मैंने बताया था कि अरहर की हार्वेस्टिंग इंडेक्स सबसे कम है, कितनी है? रागी की मैंने बताया था सबसे ज्यादा होती है, इल्यूसाइन कोरेकाना की बहुत ज्यादा होती है, जबकि सबसे कम होती है अरहर की। क्या होती है? हार्वेस्टिंग इंडेक्स मात्र 19% होता है। यह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से दालों का उत्पादन भारत में जो है घटाया जा रहा है। लोग कम करना पसंद कर रहे हैं, जबकि दालें ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि दाना ही कम पैदा हो पाता है। मात्र 19% दाना और भूसे का अनुपात अगर निकालोगे तो मात्र
मात्र 19% जो है हार्वेस्टिंग इंडेक्स है। इसका मतलब है हार्वेस्टिंग इंडेक्स बराबर होता क्या है भाई साहब, अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो दाना बटे दाना प्लस भूसा, दाना बटे दाना प्लस भूसा गुणे 100। ये सिंपल सा फार्मूला है किसका, हार्वेस्टिंग इंडेक्स का। और भाई साहब और अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो तो भाई साहब पढ़ सकते हो सिंक अपान सोर्स इनटू 100। और अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो 100 है ये, और बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो इकोनॉमिक यील्ड अपान बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। इन फार्मूलों में से कोई भी फार्मूला आपके सामने रखा जा सकता है ऑप्शन में जब आप पेपर में बैठे हो, इसीलिए मैंने तीनों के तीनों बता दिए। दाना बटे दाना प्लस भूसा गुणे 100 लिखा हो सकता है, सिंक अपान सोर्स इनटू 100 लिखा हो सकता है, इकोनॉमिक यील्ड अपान बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100 लिखा होता है। इन तीनों का मतलब एक ही है कुल मिला के, ठीक है, जो क्या है दाना बटे दाना और भूसा जितना हुआ, यानी पेड़ में जितना कुछ है उस सबको एक तरफ रख लो और उसके अलावा दाना निकाल के अलग तौल लो, उसको डिवाइड करके 100 से गुणा करवा दो। दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग इंडेक्स। और अरहर की सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स होती है 19%। क्लियर है। और सबसे ज्यादा किसकी, रागी की मैंने आपको बता दिया, इल्यूशाइन कोरे काना की सर्वाधिक होती है, ठीक है, किसकी, रागी की। क्लियर है। ये मैंने आपको एक वैसे भी लिस्ट में जब पढ़ाया था सुंडा, तो जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जब मैंने क्रॉप्स नहीं स्टार्ट की थी तभी मैंने उस क्रॉप्स स्टार्ट करने के एक दिन पहले ये चीजें आपको समझाई थी, ठीक है। तो चीजें आपको पता होंगी, इनको नहीं पता है तो रिवीजन हम करवाते रहेंगे, जो भी सामने आता जाएगा सब बताते जाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद अगर बात करो बॉटनिकल नेम तो आपको पता ही है कैजानस, कजान क्या है, साइंटिफिक नेम है। अगर बात करो ऑरिजिन ऑफ अरहर तो भाई साहब क्या है, साउथ अफ्रीका इसका ऑरिजिन है। साउथ अफ्रीका, अफ्रीका मैंने बताया, साउथ अफ्रीका कर लो और क्या दिक्कत है, साउथ अफ्रीका अरहर का ऑरिजिन कर लो, चलो ठीक है। सोइंग टाइप अरहर मैंने बताया जून जुलाई में बोते हैं, 15 जून मैंने कहा सेकेंड फोर्टनाइट है जो है वो उसमें बो देते हैं। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ अरहर इन यूपी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन, यूपी में होता है। प्रोटीन कंटेंट ऑफ अरहर कितनी, 25% भाई साहब अगर देखोगे तो मतलब इसमें तो 21 से 25 तक प्रोटीन पाई जा सकती है, ठीक है। तो लगभग 25 के आसपास इन्होंने लिखा, तो आप याद रखो लगभग 24-25 के आसपास प्रोटीन पाई जाती है अरहर में भी। इसके बाद भाई साहब हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ अरहर, सर्वाधिक उत्पादकता कहां पर है, तो मैंने बताया था बिहार में है, कितनी है, 1115 किलोग्राम, 1115 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है, एक हेक्टेयर में 1115 किलो जो है अरहर पैदा होती है। कहां, बिहार में। ये सर्वाधिक उत्पादकता है भारत में, ठीक है। भारत में सर्वाधिक उत्पादकता कहां है अरहर की, बिहार में है 1115 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। चलो अच्छा, थोड़ा सा टाइम अभी अपने पास है तो कॉटन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, अगली क्लास में फिनिश करके अगली फसल स्टार्ट कर लेंगे। कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा कॉटन आज, चलो समझो जरा। गॉसिपियम स्पीसीज इसका साइंटिफिक नेम है। स्पीसीज क्योंकि 4 स्पीसीज इसकी बेसिकली बोई जाती हैं, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे उनके बारे में। व्हाइट गोल्ड इसको कहा जाता है, सफेद सोना कपास को कहा जाता है। कॉटन हमारा जो है ये रेशे वाली फसल है और सफेद सोने के नाम से जाना जाता है इसको। ब्लैक गोल्ड किसे बोलते हैं जरा बता दो, कमेंट में बताओ, ब्लैक गोल्ड किसे बोलते हैं भाई साहब। ग्रीन भी बता दो, फिर इतना बता ही रहे हो तो फाल्स भी बता दो फिर। तो आपको बताने हैं 3 क्वेश्चन, मैंने कहा एक तो आप कमेंट में बताओगे ब्लैक गोल्ड क्या है, दूसरा आप बताओगे ग्रीन गोल्ड क्या है, फिर आप बता दोगे भाई साहब फॉल्स गोल्ड क्या है। ये तीनों गोल्ड आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज भी करते हैं, तो फटाफट आप दोगे आंसर ब्लैक गोल्ड, ग्रीन गोल्ड और फॉल्स गोल्ड, ठीक है। जिसको जो आता हो, मान लो आपको इसमें तीनों नहीं भी आ रहे हैं तो आपको जो आता है वो आप आंसर में कमेंट करो फटाफट, और उसके बाद हम लोग जांच करके अगली क्लास में आपको समझा देंगे अगर आपको डाउट हुआ कोई तो। किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर, कह रहा भाई साहब ये अप्रेजल फाइबर यानी बहुत कह रहे कीमती रेशों का राजा है ये। अप्रेजल फाइबर का क्या है, राजा है। बीटी कॉटन इज इफेक्टिव अगेंस्ट द बालवर्म पेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉटन। कह रहे बीटी कॉटन जो लगाया गया, बीटी मतलब बैसिलस थ्यूरोजेंसिस। आपको बैसिलस थ्यूरोजेंसिस क्या है, बैक्टीरिया है भाई साहब। बैक्टीरिया क्या क्या काम आ गया, हम कह रहे हैं भाई साहब एक हमने क्या किया भाई साहब, हम उगाते हैं बायोटेक वाली क्रॉप। बायोटेक वाली क्या, जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। आपको कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या है भाई, हम कहेंगे देखो भाई साहब हम लेंगे कपास, कपास में लग रहा है बहुत भयंकर एक कीड़ा। कौन सा कीड़ा लग रहा है, बालवर्म लग रहा है। कौन सा बालवर्म, पैक्टिनोफोरा गॉसिपियला, नाम सुने ना, पिंक बालवर्म बहुत लग रहा है। चलो भाई साहब, तो यहां पर जो है बालवर्म बहुत भयंकर नुकसान पहुंचा रहा था, इस बालवर्म को हमको संभालना था। तो हमने कहा अच्छा रुको बताते हैं।
बालवर्म को संभालने के लिए एक बैक्टीरिया हमने लिया जो उस बालवर्म को निपटा देता था। वो बालवर्म जो कीड़ा था उसका पेट खराब कर देता था। हमने कहा उस बैक्टीरिया से वो जीन लेंगे हम, जो बैक्टीरियम जीन पाया जाता होगा उस जीन को निकालेंगे हम। तो बैक्टीरिया का हमने जीन निकाला, बीटी जीन, और उस जीन को क्राइवनेसी, क्राइटोएबिन उसके जीन का नाम था। उस जीन को हमने क्राइवनेसी को निकाला सबसे पहले और उसको हमने कॉटन में फिट कर दिया। कॉटन में फिट कर दिया। इसके लिए टेक्निक जो यूज होती है वो आपको पता है भाई साहब, बायोटेक में एक टेक्निक यूज की जाती है क्रिस्पर Cas9 टेक्निक। तो ये अपने डिटेल में उतना जाने की जरूरत नहीं, चलो इतने तक रहो कि जो है बायोटेक में हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं जिसकी मदद से हमने क्या किया, बैक्टीरिया जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस होता है उसका क्राइवनेसी जीन निकाला और कॉटन में फिट कर दिया। ठीक, कॉटन में फिट कर दिया। अब जैसे ही कॉटन बालवर्म कॉटन को खाने आया, भाई साहब उसका पेट खराब होने पड़ गया, पेट खराब, मर गया। कैसे काम चले? तो भाई साहब बालवर्म को कंट्रोल करने के लिए हमने बनाया क्या, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन हमारा क्या है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। किसने बनाया था? सीटी पटेल ने बनाया था। कब बनाया था? 1970 में बनाया था। इसके बाद अगर बात किया जाए इन इंडिया, भाई साहब भारत में जो बीटी है, बीआर नहीं बीटी है, बीटी कॉटन इज ग्रोन अबाउट 11.6 मिलियन हेक्टेयर, यानी 95% ऑफ टोटल जितने क्षेत्र पे हम लोग भारत में कॉटन उगाते हैं उसका 95% एरिया अकेले कहां है, बीटी कॉटन के अंडर में आता है। भाई साहब मतलब हमने बड़े पैमाने पर जीएम क्रॉप्स को अपना लिया। अच्छा ये बताओ फिर हम लोग बहुत सारी चीजों में ऐसे टेक्निक्स क्यों नहीं यूज करते हैं? जैसे हम लोग जिसमें भी कोई कीड़ा लग रहा है वहां पर कोई ना कोई बैक्टीरिया ऐसा ढूंढ ले जिसको खत्म करता हो और उस बैक्टीरिया का यूज करके जीएम क्रॉप बना ले। तो भाई साहब हमने अभी जो है जो अप्रूवल मिलता है इसका, जीईएसी एक एसोसिएशन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये अप्रूवल कमेटी है एक, और ये अप्रूव करती है कौन सी फसल भारत में उगाई जा सकती है मॉडिफाई करने के बाद जेनेटिकली। क्योंकि भाई साहब हम अपनी खाद्य चेन में इन चीजों को नहीं आने देना चाहते हैं कि खाद्य श्रृंखला में अगर बदलाव हुआ तो भाई साहब हो सकता है बहुत बड़े और भीषण परिणाम मिले जिनके बारे में आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जब आपने उनको खाना कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद उसका अनुमान आप लगा पाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली बात होती है। तो जीईएसी जो है हमारा जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी है, ये बैन लगाती है खाने वाली चीजों पे। हालांकि अभी हमने बीटी ब्रिंजल को अप्रूवल दिया है कुछ जगहों पर, बड़े पैमाने पर वो भी नजर आपको नहीं आ रहा है। और रबर वगैरह यानी जो खाने वाली चीजें नहीं, वहां पर हम अप्रूवल करने में देरी नहीं लगाते हैं। जैसे बीटी रबड़ हम लोग उगा रहे हैं, बीटी बहुत सारी चीजों में हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन खाने वाली चीजों में अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये हमारा समझ में आया। तो बीटी कॉटन हम लोग भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पे कौन सा कॉटन उगाया जा रहा है? अब लगभग 95% पर बीटी कॉटन ही उगाया जा रहा है। ठीक है, ऑरिजिन प्लेस कॉटन का इंडिया है। जब हम लोग बात करते हैं किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की, उस टाइम से हम लोग जो है भारत में इसको उगाते आ रहे हैं। इसका मतलब भारत ही इसका उत्पत्ति स्थान रहा होगा। एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात किया जाए तो क्षेत्र में सर्वाधिक है इंडिया, जबकि उत्पादन में सर्वाधिक है चाइना। ठीक है, चाइना और यूएस के बाद इंडिया तीसरे नंबर पर जो है कपास उत्पादन में बना हुआ है। और इसके बाद अगर बात किया जाए इन इंडिया, महाराष्ट्र जो है टॉप पर बना हुआ था, लेकिन अब जो है गुजरात टॉप पर बना हुआ है। एरिया में अभी भी महाराष्ट्र है, लेकिन अब जो है उत्पादन में गुजरात ने ओवरटेक कर लिया है। क्यों ओवरटेक कर लिया है? देखो पहले जो है बेसिकली कॉटन जो हमारा है वो एक स्पेसिफिक सॉइल में होता है, जिसे आप रेंगूर के नाम से जानते हो, या जिसे आप कहते हो ब्लैक सॉइल। किस में होता है? ब्लैक सॉइल में होता है। ये ब्लैक सॉइल जिसे आप रेंगूर के नाम से जाने जाते हो, ये कैसे बनती है? ज्वालामुखी विस्फोट से बनी थी। ज्वालामुखी विस्फोट तो एक्चुअली हुआ था महाराष्ट्र के जगह पर, जहां पर महाराष्ट्र आज का है, वहां पर ज्वालामुखी विस्फोट बहुत साल पहले हुआ था, बहुत युगों पहले हुआ था वहां पर ज्वालामुखी विस्फोट। तो वहां पर आज ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो पता लगता है, मतलब हमको ज्वालामुखी का पता इसी वजह से लगता है क्योंकि वहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो चूंकि वहां के अवशेष बचे नहीं है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और वो ब्लैक सॉइल अब धीरे धीरे, चूंकि देखो ये हमारा गुजरात है और इसके नीचे हमारा ये महाराष्ट्र है अगर, और ये गुजरात है, तो भाई साहब ये हमारा अब धीरे धीरे मिट्टी इधर उधर इसके ट्रांसफर हो रही है अगल बगल। तो मध्य प्रदेश है और उसके नीचे जो है गोवा है, तो इन सारे क्षेत्रों में अब धीरे धीरे ब्लैक सॉइल अब पहुंच चुकी है। तो अगल बगल वाले सारे रीजन्स में अब कॉटन की खेती अच्छे पैमाने पर होने लगी है। जब अच्छे पैमाने पर होने लगी है, अच्छे स्पीड में होने लगी खेती, तो अब धीरे धीरे गुजरात के पास भी अच्छी काली मिट्टी हो गई थी और गुजरात ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। प्रोडक्शन बढ़ाकर क्या किया? महाराष्ट्र को ही ओवरटेक कर दिया। किसमें? उत्पादन में। किसके? कपास की। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक चीज है जिसको आपको पता होना चाहिए कि अब जो है महाराष्ट्र कॉटन में टॉप पर नहीं है, कौन है? गुजरात टॉप पर है। इसके बाद अगर फैमिली की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, आपकी बार बार पूछी जाती है, जो भिंडी का कुल है वही क्या है? कॉटन का भी कुल है, मालवेशी।
कल्टिवेटेड कॉटन इज एनुअल, कह रहे सालाना फसल है भाई साहब, कपास वार्षिक फसल है। टैप रूट सिस्टम इसमें भी पाया जाता है, जड़ हमारी कैसी है, इसमें भी टैप रूट वाली ही पाई जाती है। इसके बाद अगर बात किया जाए भाई साहब, दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं, एक तो होती है मोनोपोडियल और एक होती है सिम्पोडियल। क्या होती हैं? मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। दीज आर ऑक्सिलरी बट नोन एज वेजिटेटिव ब्रांचेस, दीज आर रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस। देखो भाई साहब, जो हमारी सहायक कलिकाएं हैं, जो इन्हें मोनोपोडियल यानी ऐसे, देखो ऐसे नजर आएंगी आपको, ठीक है। ये शाखाएं आपकी क्या हैं? ये मोनोपोडियल। मोनोपोडियल में क्या होगा, मतलब ये ब्रांचेस थोड़ा बहुत बढ़ रही है, लेकिन ये बीच वाली जो है मेजर है, यानी ये ऐसे बीच वाली मेजर ब्रांच है और इसके अगल बगल जो है छोटी मोटी शाखाएं निकली हैं, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी क्या? ये हमारी हो जाएगी मोनोपोडियल। मोनो वाला देखो, एक को ये ज्यादा बात कर रहे हैं, एक को बढ़ावा ज्यादा बात कर रहे हैं, यानी मेजर ब्रांच एक बनी हुई है। अच्छा, सिम्पोडियल में मेजर ब्रांच तो छोटी होती है, लेकिन उसकी शाखाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा फैल जाती हैं। सिम्पोडियल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहां पर कोई मेजर ब्रांच बहुत ज्यादा नहीं रह जाती है। इस टाइप की ब्रांचेस हमारी सिम्पोडियल ब्रांचेस होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस कही जाती हैं, जनन जो है शाखाएं कही जाती हैं, ये आपके लिए काम आती हैं, ठीक है, जनन में, ठीक है। इसके बाद बात किया जाए तो हमने कहा मोनोपोडियल कैसी है? वानस्पतिक शाखाएं हैं, जबकि सिम्पोडियल कैसी हैं? हमारी ये जो है ब्रांचेस, दोनों ब्रांचेस पाई जाती हैं हर प्लांट में। ऐसा नहीं कि एक प्लांट में मोनोपोडियल पाई जाएंगे, दो सिम्पोडियल दूसरे में पाई जाएंगी। दोनों तरीके की शाखाएं जो है पूरे पाई जाती हैं क्रॉप्स में, ठीक है। कॉटन की क्लासिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो भाई साहब लगभग 20 से अधिक प्रजातियां हैं हमारी कॉटन की, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन उसमें जो होता है वो 4 वेराइटीज का किया जाता है। कौन कौन सी 4 वेराइटीज जिनका उत्पादन किया जाता है? तो भाई साहब देखो, 2 ऑप्शंस में याद रखना है। एक तो हमारी होती है देसी वेराइटीज, इंडियन वेराइटी जिन्हें आप कहते हो, ठीक है, और दूसरी हमारी होती है हमारी जिन्हें आप बोलते हो न्यू वर्ल्ड कॉटन। क्या बोलते हो इसे? आप देसी को बोलते हो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। क्या बोलते हो? ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। जबकि हमारी जो दूसरी वेराइटीज हैं इन्हें आप बोलते हो न्यू वर्ल्ड कॉटन। क्या बोलते हो? न्यू वर्ल्ड कॉटन। तो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन में हमारी जो वेराइटीज हैं इसको आप याद करते हो जी आह से। किससे? जी आह। और जबकि यहां पर याद करते हो जी हिब से। जी हिब और जी आह। कौन कौन सी है? आह देसी में आर्बोरियम हर्बेशियम, गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेशियम। हिब में कौन सी? गॉसिपियम हिर्सुटम, गॉसिपियम बारबडेंस। ये वैरायटी 4 वैरायटी जो आप उगाते हो, देसी में मैंने बताया आर्बोरियम हर्बेशियम है, और न्यू वर्ल्ड कॉटन में या जो विदेशी कॉटन है इसमें आप उगाते हो हिर्सुटम और बारबडेंस। तो पहले हम लोग देसी कॉटन की बात कर लें तो पहला हमारा है गॉसिपियम आर्बोरियम। गॉसिपियम आर्बोरियम के बारे में भाई साहब देखो, क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? 26 पाए जाते हैं, डिप्लॉइड है। यानी भाई साहब आप इससे समझ सकते हो कि 13 बेसिक क्रोमोसोम कॉटन में है, ठीक है। इसके बाद हर्बेशियम भी हमारा कैसा है? डिप्लॉइड है, 26। यानी देसी वाले दोनों में कितने वेराइटीज हैं, कितने क्रोमोसोम है? 26। और कैसा है? डिप्लॉइड है। जबकि भाई साहब दीज आर नोन एज, आपको बता दें देसी कॉटन बोलते हैं, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन बोलते हैं, या एशियाटिक कॉटन। देसी है, एशिया का है, एशियाटिक हो गया, ठीक है। इसके बाद गॉसिपियम हिर्सुटम टेट्रा, ये हमारे टेट्राप्लॉइड है। कितने क्रोमोसोम हो गए? तो 13 हमने कहा था बेसिक है, 4 यानी टेट्रा यानी हो गए 52 क्रोमोसोम। तो 52 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। इसे बोलते हैं अमेरिकन। हिर्सुटम को बोला जाता है अमेरिकन कॉटन। और इसके अलावा गॉसिपियम बारबडेंस, ये भी हमारा बाहरी कॉटन है, ये हमारा होता है टेट्राप्लॉइड। ये भी हमारा टेट्राप्लॉइड होता है, ठीक है। हाईएस्ट फाइबर लेंथ जो है 3.6 से 5 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। किसमें? बारबडेंस में, ठीक है, बारबडेंस में। दीज टू स्पीसीज आर नोन एज इजिप्टियन या आइलैंड कॉटन। इनको इजिप्टियन कॉटन या आइलैंड कॉटन के नाम से जाना जाता है, न्यू वर्ल्ड कॉटन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है हम लोग हिर्सुटम को अमेरिकन कॉटन भी कहते हैं, ठीक है। इंडिया की बात करें, इंडिया इज द ओनली कंट्री, भारत विश्व का इकलौता ऐसा देश है जहां पर हाइब्रिड उगाया जाता है। ये चारों तरीके के कॉटन उगाए जाते हैं, और बीटी कॉटन तो 95% एरिया में, यानी टोटल बीटी कॉटन तो उगाया जाता है। बीटी कॉटन तो इन्हीं को बनाया गया चेंज करके ना, बीटी कॉटन अलग से कोई वैरायटी नहीं है, बीटी कॉटन इन्हीं को चेंज करके इनमें एक बीटी जीन डाल दिया गया। तो आपसे अगर पूछा जाए भाई साहब, भारत ऐसा देश है जहां पर ये चारों वेराइटीज और प्लस इसके हाइब्रिड्स भी भारत में उगाए जाते हैं, इकलौता ऐसा देश भारत है। भारत में अगर देखोगे तो 40% एरिया पर तो इनके हाइब्रिड्स है, यानी इनका इनसे क्रॉस, इनका उनसे क्रॉस,
इस टाइप के हाइब्रिड वैरायटी 40%। हिरसुटम 36% एरिया पर सर्वाधिक उगाया जाता है, इसे आप अमेरिकन कहते हो, भारत में सर्वाधिक वही उगाया जाता है, कौन सा, हिरसुटम। फिर हम लोग उगाते हैं अर्बोरियम 16% एरिया पर, हर्बेसियम 8% एरिया पर, और बारबडेंस बहुत कम क्षेत्र पे उगाते हैं, 0.2% एरिया पर मात्र बारबडेंस की खेती की जाती है। वैरायटीज की अगर बात किया जाए भाई साहब, यहां पर गॉसिपियम अर्बोरियम में लोहित और विरनार, हर्बेशियम में दिग्विजय और संजय, हिरसुटम में गंगानगर अगेती, इसके बाद बीकानेरी, नेरमा, महालक्ष्मी, बारबडेंस में सुविन और सुजाता। ये वैरायटी जो है फेमस है। सुजाता आपको पता है गाय की भी वैरायटी है, गेहूं की भी वैरायटी है और कपास की भी वैरायटी है। ठीक है, तो ये वैरायटीज यहीं पर हम लोग ओवर करते हैं अपनी क्लास को, और इसके बाद हम लोग कॉटन को आगे कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट क्रॉप को हम लोग वहीं से मूव करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। शुभ रात्रि आप सभी को, धन्यवाद आज के लिए।